नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो गया। 70 सीटों के लिए आज जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि सत्ता की चाबी किसके पास जाती है। आज के चुनाव और संभावित जीत हार के आंकड़े पर आज हम करेंगे चर्चा। होगी बात उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की भी। दिखाएंगे खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज के दौरे की, जहां उन्होंने आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों की किस्मत का फैसला हुआ। ईवीएम में कैद। शाम 5 बजे तक 57% से अधिक दर्ज हुआ मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को मिली बहुमत। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई में शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा दर्ज हुआ मतदान। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट पर भी 64% से अधिक वोटिंग हुई दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। वैदिक विधि विधान के साथ मां गंगा का किया पूजा अर्चन। अब तक लगभग 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया है संगम में स्नान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने के दिए निर्देश। और लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी आज। विदेश मंत्रालय ने दोहराई विदेश में रहने वालों की भारतीयों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता। हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात आज की बड़ी खबर दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज कई विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो कुछ जगहों पर सीटों पर धीमा मतदान भी देखने को मिला। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। चुनाव आयोग के इंतजाम से मतदाता संतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर समर्थकों के बीच गहमा गहमी भी देखने को मिली। अब सभी को इंतजार 8 फरवरी का है, जब दिल्ली का जनादेश आएगा, लेकिन शाम 5 बजे तक लगभग 57-58% वोटिंग दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर जबरदस्त उत्साह के साथ साथ लंबी कतारें देखने को मिली। आखिरकार शाम 6 बजे तक दिल्ली के 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। एक ही तो हक मिला है गवर्नमेंट चुनने का, तो क्यों ना चुने उसको, पूरा हक इस्तेमाल करेंगे। वोट तो हमेशा देना ही चाहिए। एक पर्व है, एक इलेक्शन का खाली इलेक्शन नहीं है, ये हमें हमारी जिम्मेदारी से हमारी जवाबदेही और हमारा अधिकार, तीनों चीजें इसमें आती हैं। महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, बहुत प्रखर बुद्धि की है हमारी महिलाएं, तो वो समझ रही हैं कि छलावे से काम नहीं चलेगा। तो वो बहुत उम्मीद है कि वो उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ जनहित में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दक्षिण दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो 100% वेबकास्टिंग रूम के रूप में स्थापित था। यहाँ पर मतदान केंद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी की गई। इस नियंत्रण कक्ष से सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिली। आज सारे पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन मोर देन 5 एक लोकेशन पे, उसमें हम पेरिफेरल वेबकास्टिंग भी किया है। अगर आप देखा जा सकता है, इधर से हम पोलिंग स्टाफ को देख सकते हैं, वोटिंग एक टाइम कितने लोग क्यू में पोलिंग बूथ के अंदर है, एंड इधर आप देख सकते हैं क्यू में कितने लोग हैं। जैसे हमें कुछ अबनॉर्मलिटी लग रही है, हम तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रीच आउट कर लेते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है। मतदान के बीच मतदाताओं के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी और बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की मेज पर आने की जबरदस्ती कर रहा था। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। वहीं महरौली विधानसभा क्षेत्र से फर्जी मतदान करने आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 persons have been detained in the south on the allegation of bogus voting. So we are verifying those facts.
And as far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting. इसके अलावा सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद अब इंतजार है 8 फरवरी का। इसी दिन ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके नाम होगी। शैलेंद्र मिश्र, मुकेश शुक्ला, अमरेंद्र गुप्ता, गिरीश निशाना और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के उत्सव में आज आमो खास ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी दिल्ली में आज वोटिंग की, तो विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने भी आज अपने हिस्से का मतदान किया। आज की वोटिंग में कई इलाकों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के नजर आई, तो बुजुर्ग मतदाता भी कई इलाकों में बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचते नजर आए। इस बार दिल्ली के नतीजे सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक अपना असर डालते हुए नजर आएंगे। 25 में दिल्ली किसकी? ईवीएम में कैद हुआ दिग्गजों की किस्मत का फैसला। किसके सर सजेगा दिल्ली का ताज? भाजपा, आप, कांग्रेस में टक्कर भीषण। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर आमो खास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुरेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदान किया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी व कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी ने मतदान किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार में अपना मतदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली की हॉट सीटों में से एक नई दिल्ली सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नए विजन की नई सरकार दिल्ली के लिए समय की जरूरत बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मतदान केंद्र जाकर परिवार समेत वोटिंग करके जीत का विश्वास जताया है। उधर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए यह चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। 11 साल आप कोई काम नहीं करेंगे और जब आप हार रहे होंगे तब आपको हनुमान जी याद आएंगे या मंदिर याद आएंगे या पुजारी याद आएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, कमल का फूल खिलेगा। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। हमने मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस पहले बात कर रही थी, आज वो मुद्दे लोगों के बीच में हैं, इसलिए एक चुनाव बदला हुआ दिख रहा है। आज की वोटिंग में बुजुर्ग और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर के मतदान केंद्र में पहली बार 14 दृष्टिबाधित युवाओं ने मतदान में भाग लिया। सभी ने ब्रेल लिपि के माध्यम से मशीन पर वोट के लिए बटन दबाया। चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की किस्मत युवा और महिलाओं के साथ साथ कामकाजी उम्र के लोगों पर भी टिकी है। दिल्ली के लिए त्रिकोणीय रण में क्या इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, या फिर भाजपा पर जनता विश्वास जताएगी, या फिर 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर पाने में संभव हो पाएगी? ये तो 8 फरवरी को ही नतीजों से साफ हो पाएगा। शैलेंद्र मिश्र, मुकेश शुक्ला, अमरेंद्र गुप्ता, गिरीश निशाना, धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब भी देश में चुनाव होता है तो तमाम सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल भी करती हैं और कोशिश ये होती है कि आखिर जनता की नब्ज को पकड़ा जाए। हालांकि ये आंकड़े सटीक ही हों, पूरी तरह सही ही हों, ऐसा नहीं, लेकिन कई बार ये एक तरीके से एक डायरेक्शन देते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में भी आज विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद में तमाम सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं और उसका आंकड़ा कहा जाए, सीधे तौर पर देखा जाए, अधिकांशतः बीजेपी की बढ़त देता हुआ या कहा जाए एनडीए को बढ़त देता हुआ नजर आ रहा। हम आपको सामने इसमें दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स के लिहाज से एग्जिट पोल करने वाली तमाम जो एजेंसीज हैं उनका नाम लिखा हुआ है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से किसके हिस्से में कितनी सीटें जा सकती हैं, ये नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के एक संभावित जीत हार के आंकड़े को दर्शाने वाले एजेंसियों के आंकड़े हैं।
मेट्राइज की अगर बात की जाए, जिसने सर्वे किया है, तो वो 35 से 40 सीटें दे रही है। 70 विधानसभा सीटों में 35 की तरीके से सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें यहां मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, मेट्राइज के अगर आंकड़ों को अगर माना जाए। इसी प्रकार से पी मार्क एजेंसी के माध्यम से अगर उसने जो एग्जिट पोल किया उसकी बात मानी जाए तो 39 से 49 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 21 से 31 सीटें ही जा सकती हैं, यानी कि यहां पर सरकार नहीं बनेगी। अगर ये आंकड़े चलते हैं तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। पीपल्स पल्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसने बीजेपी को एक बहुत बड़ा बहुमत दिया है, जो कि एक तरीके से पहले के चुनावों में, बीते 2-3 चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिलता रहा। 51 से 61 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। अगर पीपल्स पल्स की बात की जाए तो 10 से 19 सीटों में आम आदमी पार्टी सिमट सकती है। यह कहीं ना कहीं एक आकलन है पीपल्स पल्स सर्वे एजेंसी को एग्जिट पोल को लेकर। कांग्रेस के खाते में यहां कुछ भी नहीं जा रहा है। जेवीसी की अगर बात की जाए, जिसने अपना सर्वे किया, उसके आंकड़े बताते हैं कि 39 से 45 सीटें जो हैं बीजेपी को जा सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पास में 22 से 31 सीटें, यानी सरकार बनाने से बहुमत का आंकड़े से कम रह सकती है आम आदमी पार्टी, और यहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस 0 से 2 सीटों तक जा सकती है। तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ तो कहीं दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसी प्रकार से पीपल्स इंसाइडर की बात अगर की जाए तो बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। 25 से 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती दिखाई पड़ रही है। 0 से 1 के बीच में कांग्रेस रह सकती है। चाणक्य की बात की जाए, जो एजेंसी का नाम है, उसने इस बात का आकलन निकाला है कि 39 से 44 सीटें बीजेपी को, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तो वहीं प्रीसाइड ने जो एक आकलन किया है उसके आधार पर 18 से 23 सीटें बीजेपी सिमट सकती है, यानी कि बीजेपी को यहां पे सरकार बनाने लायक आंकड़ा नहीं मिलेगा। यह आंकड़ा प्रीसाइड ने दिया है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को यह बहुमत दे रहा है 46 से 52 सीटों का। कांग्रेस को हिस्से में भी 1 आ रही है सीट। माइंड ब्रिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आएगी। 21 से 25 सीटें, 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को, 1 सीट तक कांग्रेस के पास जा सकती है। और डीवी रिसर्च के अनुसार बीजेपी 36 से 44 सीटें, यानी सरकार बनाने लायक आंकड़ा यहां मिल सकता है, और आम आदमी पार्टी 26 से 34 सीटों में सिमट सकती है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से पीछे। और कांग्रेस के हिस्से में यहां कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन अधिकांशतः अगर बात की जाए तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तमाम सर्वे एजेंसियों के लिहाज से। तो ये अपने आप में इस वक्त का एग्जिट पोल के एक तरीके से रुझान के आधार पे कह सकते हैं। लेकिन मतदान के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि आज वोटिंग थी, तो उसके भी कुछ आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं। कहां हुआ ज्यादा मतदान, हम यहां सीटों का जिक्र कर रहे हैं, और शाम 5 बजे तक आज के वोटिंग का पैटर्न आपको बता रहा है। जिन सीटों पे ज्यादा वोटिंग हुई, मुस्तफाबाद की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक लगभग यहां पे 67% वोटिंग हुई, जबकि 2020 के लिहाज से यहां पे लगभग 71% वोटिंग हुई थी। सीलमपुर में इस अभी 5 बजे तक 64% वोटिंग हुई है, यहां पर 71% वोटिंग हुई थी। गोकुलपुर में शाम 5 बजे तक 65% वोटिंग हुई है, पिछली बार 70% से ज्यादा हुई थी। बाबरपुर के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 64% शाम 5 बजे तक आज वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार लगभग 66% वोटिंग हुई थी। और करावल नगर की बात की जाए तो लगभग 63% वोटिंग अभी शाम 5 बजे तक हुई है। पिछली बार यह आंकड़ा लगभग 68% के आसपास था। जहां पे आज ज्यादा मतदान हुआ, हम उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं। जल्दी से कुछ और सीटें आपको दिखाते हैं जहां पे आज ज्यादा मतदान हुआ है। ज्यादा मतदान वाली सीटों में सीमापुरी भी आती, जहां पे अभी शाम 5 बजे तक लगभग 62.5% वोटिंग हुई है, पिछली बार यहां पे 68% से ज्यादा थी। रोहतास नगर में 62% के आसपास वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार लगभग 68% के आसपास थी। मंगोलपुरी, नजफगढ़ और मटिया महल भी वो सीटें हैं जहां पर आज के वोटिंग के पैटर्न में थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई है बाकी सीटों के मुकाबले। हालांकि पिछली 2020 के मुकाबले की अगर बात की जाए तो इन सभी सीटों पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम है, लेकिन ये अभी 5 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े हैं, जिनमें इजाफा होना तय है, क्योंकि अंतरिम आंकड़े जो है वो बाद में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ और सीटें भी हैं जहां पर आज की वोटिंग ज्यादा जहां हुई है, उसका अगर जिक्र करें तो उसमें चांदनी चौक, वजीरपुर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश और कालका जी की भी सीटें हैं, जहां पर आज का ये 5 बजे तक का वोटिंग पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले ये वोटिंग पैटर्न फिलहाल उससे कम दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहां पे अभी शाम 5 बजे तक आज ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन ऐसी भी सीटें हैं जहां पे कम वोटिंग हुई है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो उस लिहाज से आरकेपुरम, कस्तूरबा नगर, मॉडल टाउन, महरौली, करोल बाग, ये वो सीटें हैं जहां पर ज्यादा मतदान देखने को मिला, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब इसमें अभी फिलहाल जो है वो कम वोटिंग एक तरीके से दिखाई पड़ी है। और ये उन सीटों का एक तरीके से जिक्र है शाम 5 बजे तक की वोटिंग के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचली था। पूर्वांचली वोटर्स के लिहाज से किस प्रकार की स्थिति है, वोटिंग पैटर्न क्या कुछ कहता है। कुल सीटें 29 हैं जहां पर पूर्वांचल के वोटरों की एक बहुतायत के तौर पर देखा जाता है। 2020 में लगभग
64.22% वोटिंग हुई थी और 2025 में शाम 5 बजे तक आज लगभग 60% के आसपास पहुंचता नजर आ रहा है। तो क्या ये पिछली बार से तो अभी कम है, लेकिन क्या अंतिम आंकड़े में ये बढ़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प है, क्योंकि पूर्वांचली को एक वोटर के तौर पर भी लगातार दिल्ली की सियासत में देखा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए झुग्गी झोपड़ी वाला जो इलाके हैं वहां के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग 20 सीटें ऐसी है जहां पर एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों का वोट होता है। 2020 के लिहाज से बात की जाए तो लगभग 62% के आसपास वोटिंग हुई थी इन इलाकों में, इन 20 सीटों में, और अभी शाम 5 बजे तक लगभग 57% वोटिंग इन इलाकों में देखने को मिली है। लेकिन क्या पिछली बार के आंकड़े से ये आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी और वहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी लगातार चुनाव में चर्चा होती रही है। ये अपने आप में बड़ा एक फैक्टर रहा है, इस लिहाज से ये समझना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो वोट बैंक के लिहाज से एक पैटर्न पे देखा जाए तो दिल्ली की मुस्लिम बहुल प्रभाव वाली जो सीटें हैं, ऐसी संख्या लगभग 13 के आसपास गिनी जाती है और 2020 में यहां पर 66% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी, लेकिन अभी शाम 5 बजे तक लगभग 60% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि अंतिम आंकड़ा बढ़ेगा तो एक पैटर्न दिखाता है कि किस प्रकार से किन किन इलाकों में ज्यादा वोटिंग देखने को मिली और कहां पे कम वोटिंग हुई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से आज की वोटिंग का पैटर्न रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि किस तरीके से एग्जिट पोल के जो आज रुझान आए हैं या कहा जाए जो नतीजे दिए गए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है अधिकांश एग्जिट पोल के लिहाज से। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी कि किस प्रकार से दिल्ली की सियासत में एग्जिट पोल दिखाई पड़ रहा है। एग्जिट पोल दिल्ली ने चुना बीजेपी को, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े दिखाते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, पीयूष जोशी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सैयद जव्वाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जिलानी साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर और तमाम चीजों के बीच में अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं और सरकार बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इन आंकड़ों को लेकर? देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग लगातार पिछले 30 से 35 दिनों में लगातार आपके साथ भी कई बार जुड़ना हुआ और जमीन की हकीकत बता रहे थे। हम 70 विधानसभा पे बिल्कुल जो हमारी समिति है उस पे काम कर रहे थे और वहां से जो फीडबैक आ रहा था उस फीडबैक के आधार पे हम अपनी बात को रख रहे थे। आज भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तमाम एग्जिट पोल ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बन रही है, मैं 30 सेकंड में आपको बता दूं। हमने मुख्य विपक्ष का रोल निभाया है। हम पिछले 26 साल में दिल्ली में सत्ता में नहीं है, लेकिन हम पिछले 11 साल के जो कार्य हैं अरविंद केजरीवाल के, वो लेके गए थे जनता के बीच में। जनता से हमने कहा था कि आप सवाल करिए कि पिछले 11 साल में अगर एक सार्थक काम भी अरविंद केजरीवाल और उसके बाद आतिशी मारलेना ने करा है तो आप उनको वोट करिए। एक भी जवाब नहीं दिया। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को अनाउंस किया था उस दिन से उनकी कंपेन शुरू हुई और आज तक जारी रही। यासिर जी, लेकिन यासिर जी, 2-3 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जहां पे आपकी सरकार नहीं बन रही, मतलब आप बीजेपी की नहीं बन रही, आम आदमी पार्टी की बन रही है वहां। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपके एग्जिट पोल का सम्मान किया है, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है हमारे समिति अध्यक्ष, खंड प्रमुख और मंडल के लोगों ने जो बूथ पे बैठते हैं, जो बूथ नंबर वाइज हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं, उन्होंने जो अभी तक हमें फीडबैक दिया उस आधार पे हम लोग कह रहे हैं। और मैं आपको विधानसभा, एक विधानसभा पे अगर आप कहोगे, आपका टोटल नंबर सर, आपका टोटल नंबर, यासिर जी आपका टोटल नंबर? मेरा टोटल नंबर जो हमारा आकलन है 42 से 44 सीट आ रही है। मैं आपको इसमें बहुत लंबा चौड़ा भी कोई वो नहीं, गैप नहीं दे रहा हूं, जो एग्जैक्टली हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़ों में बदलेंगे। 8 तारीख को हम लगातार बात करेंगे और उस दिन भी बात करेंगे। पीयूष जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, नेता है आम आदमी पार्टी के। पीयूष जी, कहां पे कमी रह गई इस चुनाव के बीच में? अगर एग्जिट पोल के नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो अधिकांशतः में बीजेपी को सरकार बनाने के लायक नंबर मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। सर, सबसे पहली बात तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा समर्थक हूँ। अब बस इतनी सी बात है, मुझे लगता है कि जैसा हम बात करते हैं, यदि हम उन्हीं पोल्स की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं,
तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वोट शेयर का वो 2 से 2.5% के बीच में है। यदि हम सबसे बड़ी मार्जिन की भी बात करें, एक जो क्लियर मेजोरिटी जो करीब करीब 55-58 के आसपास दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सीटें, उसमें भी सिर्फ 3% का वोट शेयर है। यदि हम बात करें तो ये सब मार्जिन ऑफ एरर के अंडर आता है। और इतना बाकी जो मेजोरिटी वोट शेयर्स हैं, मैं सिर्फ उन सर्वेस की बात कर रहा हूं जो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दे रहे हैं, जिनके बूते पे जिलानी साहब बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बाकी सब में तो 0.3%, 0.5%, 1%, 2% के आसपास मैक्सिमम वोट शेयर का डिफरेंस है। और जो दिल्ली का जो वोटर है अब की बार काफी शांत भी रहा है, उसको पता है कि उसको किसको वोट देना है, उसको पता है कि भाई गुंडों से बच के रहना है, उसको पता है कि क्या काम करना है। तो पीयूष जी, आपको पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? आपका कोई अपना एक आंकड़ा, नंबर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सीटें जरूर कम होगी, ये एक आम आदमी पार्टी के समर्थक के रूप में मेरा मानना है। और जो कि भी मुझे लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए, यदि 10 से 12 सीटें भी कम होती है, यदि 15 सीटें भी आम आदमी पार्टी की कम होती है, तो चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई ये सीटें कम तो सर 15 के आसपास अगर कम हुई तो फिर तो सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा ना, फिर तो मामला उधर की तरफ पहुंच जाएगा 35-37 के आसपास। 15 मतलब यदि 62 से भी यदि आप गिनना शुरू करें कि यदि सीटें कम होती हैं, तो यदि 22 सीटें भी कम होती हैं तो भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है सर 40 सीटें लाके। मेरा पर्सनली ये मानना है कि 40 से लेके 50 के बीच में किसी भी रेंज में आम आदमी पार्टी की सीटें आएगी और क्लियर मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की आएगी और सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाने वाली है। ठीक है, सैयद जवाद साहब समझना आपसे चाहेंगे, कांग्रेस के हिस्से में कहां रणनीतिक भूल नजर आ रही है? क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कांग्रेस ने जिस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अपनी कोशिश की थी, और आपके जो अभी तक इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं वो कहते थे कि साहब कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन 0 से शिफर तक ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नंबर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, 0 कहीं 1 या 2 मैक्सिमम। तो कांग्रेस तो फिर वहीं खड़ी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, एग्जिट झोल जो है वो हम इसका आकलन तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो एग्जिट झोल आते हैं उनको देख करके हमें कोई हैरानी अब नहीं होती, क्योंकि हम लोग ने 2024 में भी एग्जिट का जो झोल था वो देखा, और उसके बाद 2-4 जो एग्जिट पोल के जो जिन लोगों ने सर्वे करा था उनको हमने टीवी के ऊपर भूमो रोते हुए भी देखा। और इस बार भी लोग जो है रोने के लिए, जो एग्जिट पोल आए हैं रोने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। जब 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो दिल्ली सबको चौंका देगी। और जैसे ही लोग 2024 से अभी जब जून में चौंके थे, इससे ज्यादा भयानक तरीके से दिल्ली के अंदर लोग चौंकेंगे। और आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक वापस आ रहा है, हम बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं और हमारी सीटें भी आ रही हैं और वोट परसेंटेज भी। सर सरकार बनेगी कांग्रेस की? ये तो मेरे पास कोई ऐसा नजूमी, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, ना हम पर्ची निकालते हैं जी। हम साफ बात करते हैं, हमने जमीन पर बहुत मजबूती के साथ, मतलब आपकी बात से मैं आशा ये निकालूं कि सरकार बनाने लायक नंबर कांग्रेस के नहीं आ रहे, आप कुछ इस प्रकार इशारा कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता चौंका देगी। अच्छा। और मुझे यकीन है बिना कांग्रेस के सरकार जो है वो बनेगी नहीं। 2014 तक पहुंचा रहे हैं आप इस तरीके से। प्रफुल्ल जी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जो है जवाद साहब की, बिना कांग्रेस के 10 सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ सर बाकी मेहमान भी मैं आता हूँ आपके पास में। मैं उसके 10 सेकंड जी। देखिए 2013 के अंदर भी कांग्रेस की लोगों को जरूरत पड़ी थी, और कांग्रेस को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 8 तारीख को ये जो ठीक है पीयूष जोशी जी, आपके लिए संदेश है, समझिए, सीधे तौर पे अंडर एस्टिमेट मत करिए कांग्रेस को दिल्ली के अंदर। प्रफुल्ल केतकर जी, सीधे तौर पे इशारा हो रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो सीधे तौर पे उपलब्ध है, और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस कह रही है। देखिए आर्येंद्र, ये तो पक्का है, कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी स्थिति जो 3-4% पर कांग्रेस आ गई थी, वो अपनी स्थिति कुछ हद तक सुधार रही है, ये बात पक्की है। ये चुनाव बहुत अर्थ में पिछले तीनों चुनाव से बहुत अलग था। पहली बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डिफेंसिव होकर लड़ रहे थे, हो रहे आरोपों का उत्तर देने में उनकी ज्यादा शक्ति जा रही थी। उनके कद्दावर नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में फंसे हुए थे, अपनी सीट निकालने में फंसे हुए थे। पूरा दिल्ली का करके ऐसा कोई नैरेटिव नहीं था, जहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहीं पे आम आदमी पार्टी सक्षमता से लड़ रही है, अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। तीसरा, बीजेपी ने इस बार एक तरफ कांग्रेस से उनको आक्रमण झेलना पड़ रहा था। अभी तक कांग्रेस का स्टेट यूनिट तो उनको क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी
कभी भी इस तरीके से ना लिकर स्कैम पर ना शीश महल पर इस भाषा में कभी अभी तक बोले थे, पहली बार इस कैंपेन में बोले हैं। तो एक तरह से इंडी अलायंस जो बना था लोकसभा के समय, उसका भी क्लियर कट एक कंफ्यूजिंग मैसेज जो वोटर है उसमें निश्चित रूप में जाएगा। और ऐसे में बीजेपी ने जो रणनीति कि एक तरफ एक नेशनल इश्यूज का ग्रैंड नैरेटिव और दूसरी तरफ लोकल इश्यूज पर, चाहे वो यमुना की सफाई के बारे में हो, एजुकेशन के मॉडल पर हो, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो, इस पर लोकल कैंडिडेट्स को घेरना, मुझे लगता है इन सबका परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहा है। मुस्लिम महिला और पूर्वांचली वोटर ये इसमें बहुत डिसाइसिव होने वाले हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि यदि ये एग्जिट पोल यदि कुछ इंडिकेट करते हैं जी, और मुझे मानना, मेरा ये अपना मानना है अभी तक के जितना मेरा चुनाव का और पोल्स का, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो या एग्जिट पोल हो, एक इंडिकेशन वो जरूर देते हैं। तो इस इंडिकेशन में सीधा सीधा ये हमको मानना चाहिए कि दिल्ली में कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स को अभी जनता या ब्लेम गेम के पॉलिटिक्स को जनता स्वीकार नहीं रही है, स्वीकारती नजर नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही जी। और इसके कारण एंटी आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं अंडर करंट है, जिसका बेनिफिट बीजेपी जी। प्रफुल्ल जी, मैं अगले सवाल में आपसे मतदान प्रतिशत पे भी बात करूंगा, लेकिन बाकी मेहमानों को रुख करता हूं। यासिर जिलानी जी, क्योंकि कांटे की टक्कर है, भले ही कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पोस्ट पोल अलायंस को लेकर कांग्रेस सीधे तौर पे तैयार दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में तो आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कांटे का मुकाबला और कहीं मामला इधर उधर कुछ फंसा तो दोनों लोग सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए क्या है कि जो अभी एक हमारे समर्थक आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि जिस एग्जिट पोल के सहारे मैं बात को रख रहा हूं, ये और मिस्टर जवाद ये सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के आके टीवी डिबेट कर लेते हैं। हम लोग पिछले 35 दिनों से, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट का मीडिया का हिस्सा हूं, अभी आप जानते हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। आज भी मेरे पास 30 विधानसभा सीट थी जिसको मैं मॉनिटर कर रहा था, मैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। आप यकीन नहीं माने, मैं सुबह 7 बजे से लेके अभी 5:30 बजे मेरी जब डिबेट शुरू हुई है तब मैं आया हूं फील्ड से। उसकी जो जानकारी है, जो फीडबैक हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो आमजन दे रहा है, उसमें एग्जिट पोल का सम्मान करते हुए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। आप बात को समझें, बहुत नाराजगी थी, महिलाओं में नाराजगी थी। जो पंजाब में इन्होंने बात कही थी कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे और यहाँ 2100 की बात कह दी, वहां दिया नहीं, यहाँ कैसे दे देंगे। फिर एक इन्होंने नया नैरेटिव लेके आए कि अगर हमारी सरकार दोबारा से आती है तो जो 25,000 रुपए हम बचत करा रहे हैं वो आपका 35,000 रुपए बचेगा। आप बताइए कि कैसे 35,000 रुपए आप बचा लेंगे, किस आधार पे? किसी भी इकोनॉमिक्स को आप जो अर्थशास्त्री जिलानी साहब, अब ये वाली बातें ओवर हो गई, अब तो बात हाथ मिलाने तक आ रही है ना। अगर आपकी सीटें नहीं आई तो वो हाथ मिलाने को तैयार है। इनका कैरेक्टर जो है ना, राजनीतिक कैरेक्टर इनका यही है। अभी 4 महीने पहले गलबैया कर रहे थे, उसके बाद अभी ठीक है पीयूष जोशी जी में नफरत के सामान बेचने लगे, अब नफरत से फिर मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जवाब साहब, मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष जोशी जी, सवाल ये है कि जिस बात को आपने भी कहा कि अगर 15 से 20 सीटों का भी नुकसान होता तब भी सरकार बना लेंगे, लेकिन जितना एक जन समर्थन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रहा है, अगर वो समर्थन टूट रहा है तो सीधे तौर पर उस पॉलिटिक्स को तो नकारती दिल्ली की जनता दिखाई पड़ रही है। अगर आपकी ही बातों से उसका आशय निकाला जाए तो एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी वोट तो तैयार हो ही गया है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल है कि एक लोकल एंटी इनकम्बेंसीज एमएलएस के खिलाफ थी, ये बात मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है। और वो केजरीवाल जी ने उसको करेक्ट करने की कोशिश भी की है, खुद गए हैं मोहल्ला मोहल्ला, विधानसभा उन्होंने बैठकें की है, मीटिंग्स की है, सभाएं की हैं। तो और उन एमएलएस के टिकट्स भी काटे हैं जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के दामन में शामिल भी हो चुके हैं, वो हमें पता भी है। पर अब ये बात है कि भाई वो करेक्शन जो है वो यदि टाइमली हो गया है
तो डेफिनेटली उतना ही बहुमत जितना कि पहले रहा है उतना आम आदमी पार्टी को मिलेगा। पर यदि वो करेक्शन टाइमली नहीं हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी तो डेफिनेटली है। तो आम आदमी पार्टी के लिए सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसका विपक्षी नंबर 1 कौन है और किसके सत्ता में रहने से उसको फायदा होता है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यदि हाथ मिला ले, यदि कोई हंग असेंबली आती है तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके ही काम किया है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोई नौबत नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से जवाद साहब सवाल ये है कि आप जिनको समर्थन देने को तैयार हैं या जिनके बिना आपको लगता है कि आपके बिना मतलब कांग्रेस के बिना सरकार बनेगी नहीं, वो तो सीधे आपको दूर करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर दोस्ती कहां, दुश्मनी दिखाई पड़ रही है। आपकी तो मुश्किल और बढ़ गई फिर तो कांग्रेस की। चुनाव खत्म हुआ, 8 तारीख के बाद नतीजे आएंगे और ये सबक भारतीय जनता पार्टी से हमें या उनके समर्थकों से सीखने की जरूरत नहीं। अभी भी केंद्र के अंदर इंडिया अलायंस है और कल ही राहुल जी ने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर के मजबूती के साथ जातीय जनगणना के लिए काम करने के लिए तैयार है जी। तो एक संकेत साफ है। उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बार बार इंजन जो टकरा रहे हैं। जवाद जी, आप जो बात कह रहे हैं उसी में मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं उसमें सिर्फ इतना कि फिर वो जो कार्यकर्ता है जो जमीन पे काम करता है दिल्ली में कांग्रेस के लिए, वो क्या समझे कि उसे आम आदमी पार्टी से दुश्मनी के साथ आगे बढ़ना है, मतलब उनकी मुखालफत करनी है या उनका सहयोग करना है। तो ये कंफ्यूजन तो बना रहा कांग्रेस में फिर कार्यकर्ता में। नहीं, देखिए क्या है, स्टेट का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया और सेंटर का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया। स्टेट के अंदर हमारी बहुत सी जगह पे और हमने जो राजनीति करी है उस सकारात्मक मुद्दों पे राजनीति करी है। हमने आम आदमी पार्टी को घेरा है, सकारात्मक मुद्दों पे घेरा है और मुद्दों के ऊपर ही जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने फ्री वाईफाई देने का वादा करा था, यमुना का साफ करने का वादा करा था, बिजली जो है इन्होंने माफ करने का वादा करा था, जिस तरीके से लोगों के बिजली के बिल बढ़े हुए आए, पानी देने का वादा करा था, साफ पानी देने का वादा करा था। अरविंद केजरीवाल साहब ने सड़कें जो है गड्ढा मुक्त और बिल्कुल बाहर की तरीके जैसे फॉरेन की सड़कें हैं वो देने का वादा करा था। हमने इन सकारात्मक मुद्दों पे बहुत जोर से घेरा है आम आदमी पार्टी को। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं, अरविंद केजरीवाल साहब के साथ अगर कोई जुल्म और ज्यादती हुई तब भी कांग्रेस ने जो है उनको राहुल जी ने और उनको सम्मान देने की बात करी जब उनकी तकलीफ में थी, चीजें थी। राहुल जी और कांग्रेस ने हमेशा जो है मजलूमों का, कमजोरों का साथ दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, हालांकि जब प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर यही सर जवाद साहब, यही कंफ्यूजन कार्यकर्ता में बड़ा आगे तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर, आता हूं आपके पास। कश्मीर के अंदर एक सेकंड, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने देखा कैसे इन्होंने गठबंधन कर लिया था। उसके बाद हमने अभी देखा था नीतीश बाबू के साथ इन्होंने दरवाजे। सर लेकिन जम्मू कश्मीर में आप सरकार में ही शामिल नहीं हुए, वहां भी कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा था। अभी एनसी के साथ में आप शामिल नहीं हुए। मैं आता हूं आपके पास। प्रफुल्ल जी मेरा आपसे 2 सवाल है। प्रफुल्ल जवाद जी, हाँ ठीक है जवाद साहब प्रचार खत्म हुआ, अब नतीजों पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल जी, सवाल मेरे 2 हैं, संक्षेप में समझना चाहूंगा दोनों चीजों पे। आज का वोटिंग पैटर्न, क्योंकि हमने सीटों में किन किन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई उसका भी दिखाया। दूसरा चीज, दिल्ली के नतीजे अगर एग्जिट पोल के तरीके से सेटल होते नजर आते हैं तो ये दिल्ली ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पे किस प्रकार से असर डालेंगे, इन दोनों चीजों पर संक्षेप में। देखिए, ये एक पैटर्न तो पक्का दिख रहा है कि जो हमको जो एरियाज आपने भी वोटिंग परसेंटेज वाइज दिखाए, ऑल ओवर सारे ही वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में 4 to 5% का डाउनफॉल दिख रहा है। और वो जहां पे जिसको हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटिंग के बीच में कंफ्यूजन था, ऐसे जो बेल्ट है जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट हम कह सकते हैं और वहां पे वोटिंग को लेकर कंफ्यूजन था, शायद वो एक कारण रहा है जिसके आधार पर शायद वोटर बाहर नहीं निकला है कि बहुत ज्यादा हम किसी को भी वोट देते तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, ये शायद मैसेज गया है। दूसरी बात, यदि आप जो कह रहे हैं कि आउटकम यदि ये रहा तो राष्ट्रीय राजनीति पे भी क्या असर पड़ेगा, जी तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जब प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस की बात होने लगती है
तो ये सारी राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस चुनाव में ये महत्वपूर्ण नहीं था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में लड़ रही है या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में लड़ रहा है जी, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। मूल मुद्दा ये था कि कांग्रेस का नेतृत्व नकार कर इंडी अलायंस के सारे पार्टनर्स, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े रह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है जी। और इसका मूल कारण ये है कि ये जो सारी लड़ाई है वो अल्टीमेटली स्टेट असेंबली जब चुनाव हो जाते हैं तो मुस्लिम वोट कहां पे जाएगा, अपना कोर अपना बचाने के लिए एक फाइटिंग फॉर द सेम प्लेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी ये फाइट शुरू हो जाती है दुर्भाग्य से। और उसमें फिर विचारधारा, राजनीतिक दल का संगठनात्मक पक्ष, जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं, वो सारी बातें हट जाती है और मूल मुद्दा वहीं पर आकर रुक जाता है कि वो एक वोट बैंक मेरे साथ कैसे बचा रहे। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि यदि ये जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं एग्जिट पोल उसी लाइन पर फाइनल रिजल्ट्स रहे तो ये इंडिया अलायंस में कांग्रेस वर्सेस अदर पार्टीज, ये क्रैकडाउन और बढ़ने की संभावना है आने वाले चुनाव में, क्योंकि आने वाला बंगाल का बड़ा चुनाव है, बिहार का बड़ा चुनाव है, बिल्कुल। और ऐसे में दोनों जगह पर इसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस को कितनी सीटें देना, कांग्रेस को कितना सम्मान देना, कितना स्पेस देना है, ये सब भी अपने अपने आकलन से सब बिल्कुल तय करते नजर आएंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से एग्जिट पोल एक तरीके से कहा जाए अंतिम नतीजे नहीं है, ये एक तरीके से 8 तारीख को पता लगेगा कि आखिर स्थिति क्या होने वाली है, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन बहुत कुछ एक आकलन फिर भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पास जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वहां पर किस प्रकार का आज वोटिंग पैटर्न दिखाई पड़ा और क्यों ये एक सीट सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का दांव बनी हुई। इस पूरी खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अच्छा भैया मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या घाटा कर दिया तूने? मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जहां आज का दिन दिल्ली के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था, तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी आज का दिन काफी खास रहा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हुआ, जिसको लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिलती रही है।
लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद से इस सीट पर सभी की निगाहें बीजेपी की राजनीति को लेकर लगी हुई थी। इस सीट पर जीत हार राजनीतिक संदेश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किस प्रकार से रहा मिल्कीपुर में आज वोटिंग का पैटर्न, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। समाजवादी पार्टी की सीट पर भाजपा का दाव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुर्खियों में रही इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस बार मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया है। वोटरों में खासा उल्लास देखने को मिला। वहीं युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता सभी वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं और उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बीएसपी भले ही इस चुनाव में नहीं उतरी हो, लेकिन बीएसपी के परंपरागत वोटर्स यहां जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं सपा और भाजपा के जीत के अपने अपने दावे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं। विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय, अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। समाजवादी की पूरी तैयारी है। सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ के मतदाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को चुनावी मात दी थी। इस बार बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत हासिल करके बदला पूरा करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 8 फरवरी को यहाँ का भी नतीजा आएगा, लेकिन उसके बाद तय होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर या कहा जाए अयोध्या फैजाबाद की हिस्से की सियासत में किसके हिस्से में क्या जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि महाकुंभ में आध्यात्म के संगम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। क्या है पूरी खबर, विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद अब खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ में संगम तट पर पूजा अर्चना की और वहां पे मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में किस प्रकार की स्थितियां रही, आइए आपको दिखाते हैं ये खबर।
तीर्थराज प्रयाग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्थापूर्वक त्रिवेणी में डुबकी लगाई। गले में रुद्राक्ष की माला, केसरिया वस्त्र, मंत्रोच्चार, दृश्य ऐसा जो भारतीय परंपरा संस्कृति को समृद्ध कर रहा था। स्नान से पहले प्रधानमंत्री ने संगम को प्रणाम किया, उसके बाद डुबकी लगाई, रुद्राक्ष की माला से जप किया, सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पवित्र डुबकी के बाद वैदिक विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ संकल्प आचमन कराया। प्रधानमंत्री ने मां गंगा और यमुना को चुनरी भेंट की। प्रधानमंत्री ने तीर्थराज प्रयाग का दुग्ध से अभिषेक किया और आरती उतारी। देश के लिए उन्होंने विकास और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की है। हर हर गंगे। संगम की अलौकिक छवि और अद्भुत समागम की तस्वीरें लिए प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी से अरैल घाट तक नाव से सफर किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर खड़े श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। महाकुंभ की मनमोहक तस्वीरों और करीब अब तक 40 करोड़ आस्थावान लोगों की उपस्थिति ने भारत की सांस्कृतिक आस्था, भक्ति, आध्यात्म को समृद्धि दी है। प्रयागराज से विकास सिंह और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद से पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं आना चाहते कि वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया है कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह पर बसाकर उन्हें शांति से जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। इस प्रस्ताव को कई देशों ने खारिज कर दिया है, तो इस सुझाव पर कई देशों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। वैसे तो ट्रंप पहले ही इशारा दे रहे थे, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर दुनिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं थी। लेकिन मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया, उससे समूचा पश्चिम एशिया हिल गया है। वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिंदा बमों को डिफ्यूज किया जाएगा, गाजा का पुनर्निर्माण कर हजारों नौकरियां पैदा की जाएंगी। ट्रंप ने एक बार फिर मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों से अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को बसाने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो कल्पना से परे होगा, जहां गाजा और दुनिया के लोग रहेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने 4 हफ्ते के इंतजार की बात कही। ट्रंप के रिवेरा गाजा प्लान की इजराइल ने सराहना की है, जबकि अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जॉर्डन और मिस्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि अरब लीग के साथ दूसरे अरब देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर उसका रुख
अटल है और इसके बगैर इजराइल के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। वहीं कई यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अस्वीकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत बताया है। जर्मनी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की योजना से स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन ने 2 राज्यों की स्थापना की वकालत की है। सवाल है कि क्या ट्रंप की योजना लागू हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगा सकता है। इससे न सिर्फ 2 राज्य के समाधान की संभावना खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई के रूप में देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो इन्फिल्ट्रेशन का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया। वाटरशेड कार्यक्रम के तहत चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, खेत तालाब आदि जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में फिलेमोन यांग के नेतृत्व और दिशा निर्देशन की सराहना की। इस्माइली मुस्लिमों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता प्रिंस करीम आगा खान चतुर्थ का निधन हो गया है। प्रिंस करीम आगा खान दुनिया भर में फैले लाखों इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। नई दिल्ली में भारत अरब विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। महाकुंभ की व्यवस्था देखने के बाद साइना बेहद उत्साहित नजर आई। साइना ने कहा कि यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो टेंट बनाए हैं वे काफी सुविधाजनक हैं। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।